नमस्कार। आज के हमारे इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं लूसियो रॉड्रिग्स की मशहूर कहानी अ बेकर फ्रॉम गोवा की। हम देखेंगे कि कैसे हमारी खाने पीने की आदतें और हमारी सांस्कृतिक विरासत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 450। जी हाँ, 450 साल। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। इतने लंबे वक्त तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा, और जब कोई संस्कृति इतने सालों तक कहीं रहती है तो वो अपनी छाप तो छोड़ती ही है ना। पुर्तगालियों ने गोवा की संस्कृति पर जो सबसे स्वादिष्ट छाप छोड़ी वो थी यीस्ट यानी खमीर का इस्तेमाल। इसी खमीर ने गोवा को उसकी वो मशहूर नरम और फूली हुई ब्रेड दी जिसे आज भी हर कोई बेहद पसंद करता है। अब बात करते हैं पुर्तगाली प्रभाव की। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमारी आज की कहानी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है, जिसकी शुरुआत उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों की यादों से होती है। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। दरअसल लेखक के घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर उन पुराने दिनों को याद किया करते हैं। उनका मानना है कि भले ही उन बड़े बड़े ब्रेड लोव्स के शौकीन पुर्तगाली गोवा से चले गए हों, लेकिन उन ब्रेड्स को बनाने वाले बेकर्स और उनकी पीढ़ियां आज भी वही हैं। वो भट्टियां आज भी धधक रही हैं और वो पारंपरिक स्वाद आज भी बिल्कुल जिंदा है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, पैडर का आगमन। कहानी अब हमें एक टिपिकल गोवन गांव की सुबह के अनुभव में ले जाती है, जहां एक बहुत ही खास शख्स की एंट्री होने वाली है। अब पैडर आखिर हैं कौन? दरअसल गोवा में जो स्थानीय बेकर होते हैं उन्हें ही इस पारंपरिक नाम से पुकारा जाता है, और यकीन मानिए गांव में उनके लिए जो इज्जत और प्यार था ना, वो कमाल का था। पैडर सिर्फ ब्रेड बेचने वाला कोई आम व्यापारी नहीं था, वो एक दोस्त था, एक साथी था, और कह सकते हैं कि दैनिक जीवन का एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक स्तंभ था। और उनकी एंट्री भी कितनी शानदार होती थी। झंग झंग, जी हाँ, उनके बांस के डंडे के जमीन से टकराने की ये खास संगीतमय आवाज। ये आवाज उस समय पूरे गांव के लिए एक बेहतरीन मॉर्निंग अलार्म का काम करती थी। जैसे ही ये झंग-झंग सुनाई देती, समझ लीजिए ताजी ब्रेड आ गई है, और पूरा का पूरा गांव बस इसी आवाज के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता था। बेकर का रूटीन बिल्कुल सेट होता था। पूरे दिन में वो गांव के 2 चक्कर लगाते थे। पहला चक्कर बिल्कुल सुबह सुबह, जब वो ताजी ब्रेड की खुशबू से लबालब भरी हुई एक भारी टोकरी के साथ आते थे, और फिर दूसरा चक्कर शाम को, जब उनकी वो टोकरी पूरी तरह से खाली हो चुकी होती थी। उनका ये रूटीन इतना पक्का था कि गांव का हर इंसान इसका बेसब्री से इंतजार करता था। अब बात करते हैं लोव्स और ब्रेड बैंगल्स की। यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग पीढ़ियों ने इस सुबह की डिलीवरी के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। उस समय घरों में जो नौकरानियां काम करती थीं, उन्हें पास्किन या बास्किन कहा जाता था। घर की मालकिन इन्हीं पास्किन को यह जिम्मेदारी देती थीं कि वो बाहर जाएं और घर के बड़े लोगों के लिए वो बड़े बड़े पारंपरिक ब्रेड लोव्स खरीद कर लाएं। लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों का इस बड़े से ब्रेड लोव में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वयस्कों को जहां अपनी रेगुलर ब्रेड चाहिए थी, वहीं बच्चों का टारगेट बिल्कुल फिक्स था, मीठी और कुरकुरी ब्रेड बैंगल्स। और इसे पाने के लिए बच्चे किसी भी हद तक जा सकते थे। दीवार पे चढ़ना हो, बेंच पे खड़ा होना हो, बस उन्हें उस टोकरी में झांकने का मौका चाहिए था। पैडर कभी कभी उन्हें दूर करने के लिए हल्की फुल्की डांट भी लगा देता था, लेकिन फिर बड़े ही प्यार से उन्हें उनकी वो मनपसंद ब्रेड थमा भी देता था। चलिए अब अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, गोवा की संस्कृति में ब्रेड। यहाँ आपको समझ आएगा कि ब्रेड गोवा के लिए सिर्फ एक झटपट नाश्ता भर नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था। जरा इन मौकों पर नजर डालिए। गोवा में कोई भी बड़ा मौका हो, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, उसका सीधा कनेक्शन बेकर की भट्टी से होता था। किसी की शादी हो रही है तो उपहार में मीठी ब्रेड, जिसे बोल कहते हैं, उसका होना जरूरी है। बेटी की सगाई है तो मां को मेहमानों के लिए सैंडविच बनाना ही पड़ेगा, और अगर क्रिसमस या कोई और त्योहार है तो केक के बिना सब अधूरा है। और जब बात त्योहारों की हो रही है तो हम बोलीहास को कैसे भूल सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट पारंपरिक गोवा नारियल कुकीज होती हैं, जो खासकर क्रिसमस के टाइम पर बनती हैं। सच कहूं तो इन खास बेकरी आइटम्स के बिना वहां की कोई भी पार्टी या उत्सव अपना असली रंग और सांस्कृतिक प्रामाणिकता बिल्कुल खो देता है। बेकर की भट्टी का होना गांव में कितना जरूरी था, यह आप इसी बात से समझ सकते हैं। अब आते हैं बेकर के जीवन पर। ओवन के पीछे जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा था? चलिए उनके अनूठे पहनावे और उनके बड़े ही कमाल के बिजनेस मॉडल से शुरुआत करते हैं।
उन दिनों बेकर्स की एक अलग ही पहचान होती थी, उनकी ड्रेस से, जिसे कबाई कहा जाता था। ये घुटनों तक आने वाली एक सिंगल पीस फ्रॉक जैसी ड्रेस होती थी। खैर, समय के साथ फैशन बदला और वो शर्ट और थोड़े छोटे ट्राउजर्स पहनने लगे। पर मजेदार बात यह है कि आज भी अगर गोवा में कोई हाफ पैंट पहनकर निकल जाए जो घुटनों से थोड़ी सी नीचे हो, तो लोग हंसकर उसे टोक ही देते हैं कि भाई आज तो बिल्कुल पैडर लग रहे हो। अब जरा इनके बिजनेस मॉडल को देखिए, कितना सिंपल और भरोसे से भरा हुआ। कोई कॉम्प्लेक्स लेजर्स या सॉफ्टवेयर नहीं। हिसाब किताब सीधे घर की दीवारों पर पेंसिल से लिख दिया जाता था और हर महीने के आखिर में सारा बिल इकट्ठा कर लिया जाता था। ये उस समय का एक बहुत ही प्रॉफिटेबल यानी मुनाफे वाला प्रोफेशन था, जो पूरी तरह से आपसी विश्वास पर टिका हुआ था। और बेकर्स की आर्थिक स्थिति का अंदाजा आप इस मनोरंजक कहावत से लगा सकते हैं, कटहल जैसा शारीरिक रूप। जी हाँ, बेकर अक्सर थोड़े गोल मटोल और खाते पीते घर के दिखते थे। उनका ये मोटापा किसी गरीबी का नहीं, बल्कि उनकी समृद्धि का, उनके मुनाफे का और एक खुशहाल परिवार का खुला प्रतीक था। वे कभी भूखे नहीं मरते थे। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में हैं और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, कैसे हमारे किचन में रखी रोजमर्रा की खाने की चीजें अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे रहती हैं और कैसे वो एक पूरे समुदाय, एक पूरे संस्कृति की विरासत का आधार बन जाती हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर हमारे स्थानीय इतिहास की जड़ें हमारी ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद सबसे साधारण और स्वादिष्ट चीजों से ही शुरू होती हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।